हमारी वैदिक ज्योतिष में शास्त्रकारों ने अनेक चक्रों का वर्णन किया है। त्रिपतागी चक्र, राहु चक्र, केतु चक्र, शनि चक्र, चामर चक्र, सिंहासन चक्र, अनेक इस तरह के चक्रों का प्रयोग किया गया है। जिनमें एक बहुत प्रमुख है सुदर्शन चक्र, जिसका आगे विवेचन करेंगे। जिसमें चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और सूर्य कुंडली को हम एक साथ लेकर विचार करते हैं। किस वर्ष में शुभ अशुभ घटना का, किस मास में शुभ अशुभ घटना का विचार करते हैं। अगली की कक्षा में सुदर्शन चक्र का वर्णन करेंगे। इसमें एक छोटा सा चक्र है सिंहासन चक्र। जब कोई जातक किसी कार्य को प्रारंभ करता है, किसी कार्य की शुरुआत करता है, वह कोई अपना कार्य व्यवसाय प्रारंभ करता है या कोई नौकरी प्रारंभ करता है, या राज्य में हम लेते हैं तो कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके आधार पर एक सिंहासन चक्र का निर्माण करते हैं और उसके आधार पर हम उसके भविष्य की और भविष्य में होने वाली घटनाओं की और विशेष क्रियाकलापों की स्थिति का उस पर हम विचार करते हैं। तो सिंहासन चक्र बनाने के लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में जो ऊपर की दोनों रेखाएं होंगी वो बराबर होंगी, अर्थात हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इसमें आधार हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन जो आधार के ऊपर दोनों रेखाएं होंगी वो समान होंगी, दोनों बराबर होंगी। उसके हम भाग करते हैं, उसके हम 5 भाग कर लेते हैं और बाईं तरफ हम नीचे 1 लिखेंगे पहले हिस्से पर, दूसरे हिस्से पर 2 लिखेंगे, तीसरे हिस्से पर 3 लिखेंगे, चौथे हिस्से पर 4 लिखेंगे और जो ऊपर कॉर्नर का हिस्सा है, जो त्रिभुज का ऊपर का कोना होगा, उस पर हम 5 लिखेंगे। फिर हम दाहिनी तरफ उतरते हुए नीचे आएंगे। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। इस तरह हम इन अंकों को लिख लेंगे। 1 के साथ में हम लिखेंगे 10 और 19, 2 के साथ में हम लिखेंगे 11 और 20, 3 के साथ में लिखेंगे 12 और 21, 4 के साथ में लिखेंगे 13 और 22, 5 के साथ में लिखेंगे 14 और 23। इसी प्रकार 6 के साथ लिखेंगे 15 और 24, 7 के साथ लिखेंगे 16 और 25, 8 के साथ 17 और 26 और 9 के साथ लिखेंगे हम 18 और 27। अर्थात ये हमारे नक्षत्रों के क्रमांक हो गए। पहला नक्षत्र हम उसे मानेंगे जिस नक्षत्र में वह घटना विशेष हुई है। किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने शपथ ग्रहण की है, या किसी व्यवसायी ने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है, या किसी जातक ने उस नक्षत्र विशेष में अपनी सेवा कार्य प्रारंभ किया है। तो जिस रेखा पर हमने 1, 10 या 19 लिखा है और उसके दूसरी तरफ 9, 18 और 27 लिखा है, तो ये 6 नक्षत्र हमारे जो आए, इसको हम बोलते हैं आधार। तो ये 6 नक्षत्र हमारे आधार में होंगे। इनसे जो ऊपर का क्रम है, जहां नक्षत्र क्रमांक 2, 11, 20, 8, 17 और 26 हैं, इनको हम बोलेंगे आसन। जो मध्य स्थान हमारा है, जहां 3, 12 और 21, 7, 16 और 25 लिखे हैं, इसे हम पट्ट बोलेंगे। इसके ऊपर जो क्रमांक है, जहां 4, 13 और 22, 6, 15 और 24 लिखे हैं, इसे हम सिंह बोलेंगे।
और जो अंतिम भाग सबसे ऊपर का है, जहां केवल 5, 14 और 23 क्रमांक लिखे हैं, इसको हम सिंहासन बोलेंगे। अब जिस नक्षत्र में जातक ने अपना कार्य प्रारंभ किया है या किसी उच्चाधिकारी ने शपथ ग्रहण की है, प्रधानमंत्री आदि ने या किसी मुख्यमंत्री ने, तो उस नक्षत्र को, जिस नक्षत्र में हम देखते हैं कि उसने किया है अपना कार्य प्रारंभ या शपथ ग्रहण, तो उसका हम क्रमांक ध्यान रखते हैं। जैसे 1 क्रमांक अश्विनी का है, 2 क्रमांक भरणी का है, 3 क्रमांक कृतिका का है और 27वां क्रमांक हमारा रेवती नक्षत्र का है। तो अब जिस नक्षत्र में जातक ने शपथ ग्रहण की है, तो उसको सामान्य से 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो अश्विनी नक्षत्र को हम नीचे रखेंगे आधार पर, और आसन पर भरणी, पट पर कृतिका, और 4 नंबर सिंह पर रोहिणी, और 5 पर मृगशिरा। इस तरह हम बढ़ते हुए जाएंगे। तो अब यदि किसी जातक ने शपथ ग्रहण या कार्य प्रारंभ आधार नक्षत्र पे किया है, तो वह पराधीन शासन होगा। वह दूसरे के अधीन में रहकर अपना कार्य करता रहेगा। यदि आसन में होगा तो वह अपने सलाहकारों से, अपने मंत्रियों से, अपने सहयोगियों से सलाह लेकर शांतिपूर्ण शासन करेगा। यदि पट में होता है तो जो उससे पहले के कार्य हैं, उससे पहले के शासक ने कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों में वो परिवर्तन कर देगा। वो अपने नए नियम से, अपने नए तरीके से अपना कार्य प्रारंभ करेगा। यदि सिंह स्थान में यह स्थिति आती है कि उसका जो नक्षत्र है वो सिंह स्थान में आता है, तो वह सिंह के समान कार्य करेगा, किसी से दबाव नहीं मानेगा, युद्ध के लिए तत्पर रहेगा और किसी मंत्री के वशीभूत नहीं होगा। वह अपनी स्वेच्छा से, निडरता से और स्वच्छंदता से अपना कार्य करेगा। यदि सिंहासन स्थान में वह नक्षत्र आता है तो वह तेजस्वी होगा, निरंकुश होगा, उसके स्वभाव में क्रूरता होगी, उसकी प्रकृति विषम होगी। अब यदि क्रूर ग्रह वहां स्थित होता है जहां उसने शपथ ग्रहण किया है या कार्य प्रारंभ किया है, तो राज्यनाश या कार्यनाश की संभावनाएं बनती हैं, बंधन की या मृत्यु की संभावनाएं बनती हैं। यदि आधार नक्षत्र पर शनि का प्रभाव हो, यानी जब आधार नक्षत्र में कोई कार्य प्रारंभ किया और आधार पर जो नक्षत्र आ रहे हैं 1, 10 और 19, 9, 18 और 27, इन्हीं में उसका प्रभाव होता है। वहां शनि ही आ जाता है नहीं किसी नक्षत्रों में, तो वह राज्य की दृष्टि से देखें तो अनावृष्टि, तूफान आदि की अधिकता और प्रजा को कष्ट देता है। इसी प्रकार यदि वह अपने कार्य व्यवसाय में होगा तो वहां भी उसकी सफलता में कमी और उसके किए गए प्रयासों से दूसरों को कष्ट और स्वयं के लिए भी सफलता संदिग्ध रहती है। यदि शनि आसन नक्षत्र में बैठा होगा तो उसे कार्यों में पराजय प्राप्त होगी, वह भय से ग्रस्त होगा, उसके साथ विश्वासघात होगा, वह किसी विवाद में फंसेगा, या राजा होगा तो उसे युद्ध करना अवश्य हो जाएगा और उसके कार्य का या उसके राज्य का पतन भी हो सकता है। यदि शनि तीसरे स्थान पर यानी पट भाग में होगा तो उसके राजकुमार की, रानी की या किसी मंत्री की हानि हो सकती है, राज्य में भय व्याप्त हो सकता है। और यही स्थिति किसी कार्य व्यवसाय करने वाले या सेवा कार्य प्रारंभ करने वाले की होगी कि उसके परिवार में किसी परिजन की हानि हो सकती है। उसके व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में या कार्य प्रारंभ करने की स्थिति में यदि शनि आपका पट में होगा।
यदि शनि सिंह में या सिंहासन में होगा तो यह उसके स्वयं के लिए कष्टदायक स्थिति होती है। उसका छत्र भंग हो सकता है, राज्य भंग हो सकता है। यदि वह राजा है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है तो उसका शासन भंग हो सकता है। और यदि वह किसी कार्य विशेष को प्रारंभ करता है तो उसका कार्य बंद हो सकता है। यदि वह सेवा प्रारंभ करता है उस वक्त पर तो उसकी सेवाएं शीघ्र समाप्त हो सकती हैं, यानी उनकी कार्य की, व्यवसाय की, सेवाओं की या राज्य की आयु ज्यादा लंबी नहीं रहती। यदि वक्री शनि होता है तो उसका फल विशेषकर सिंहासन स्थिति में बहुत ही खराब हो जाता है। और यदि वहां गुरु का प्रभाव होता है तो उसमें कमी आती है। यदि गुरु आसन स्थान में हो, यानी द्वितीय स्थान पर हो, इसमें 2, 11 और 20, 8, 17 और 26 नक्षत्र आते हैं तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। उसका कार्य दीर्घ काल तक रहेगा, उसका राज्य दीर्घ काल तक रहेगा, उसकी सेवाएं लंबे काल तक सफलतापूर्वक चलती रहेंगी। यह उस समय का गोचर है जिस समय हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं अथवा कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। तो उस टाइम ग्रहों की स्थिति कैसी होती है, तो इसको हम 2 तरह से लेते हैं। एक तो हम 1 से गिनती करें कारपुरुष की कुंडली में, एक को हम अश्विनी मान के चलें, इस तरह हम प्रारंभ करें, अथवा उसके जन्म नक्षत्र को हम 1 माने और उसके हिसाब से हम नक्षत्रों का आकलन करें। तो इसमें जो दूसरा प्रकार है कि जन्म नक्षत्र को 1 माने और उससे अगले नक्षत्र को 2 माने, इस प्रकार हम रखें और उस पर हम जब इसका अभ्यास करते हैं तो आप इसका अभ्यास करके देख सकते हैं। ये बातें लगभग 90 से 95% सफलता प्राप्त करती हैं अपने कार्य व्यवहार में। बाकी उस जातक के ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और ग्रहों के गोचर का प्रभाव भी होता है और इसका प्रभाव पीछे कई प्रधानमंत्रियों के शपथ ग्रहण पर इसमें देखा गया है और इसका प्रभाव हम अपना महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और इस पर हम अभ्यास कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं और अपने सहयोगियों को, अपने पास आने वाले जातकों को हम उसको बता सकते हैं।